जय श्री राम साथियों। हमारी सीरीज चल रही है क्लास 10th वाली, और इसमें आप सभी लोग जो है जुड़ सकते हैं। साथ में हम लोग 3 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे डिटेल से हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप पूरी क्लास को अगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको ज़रूर यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप PYQ क्वेश्चंस देख रहे होंगे, सभी क्वेश्चनों में जो है आपकी क्लास 10th की जो बुक है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो रोल है। तो आप सभी लोग इस बुक को सेल्फ भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर हमने कर लिए हैं और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पे। तो प्लेलिस्ट सबसे ऊपर वही है, तो उसी को आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। एक एक चैप्टर मेरे साथ में एक एक लाइन टू लाइन आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के चैप्टर है आपका राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है, सारा का सारा कंटेंट हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। क्लियर? तो किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा, यानी कि किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। तो कोई भी क्षेत्र है, वहाँ की जो वेशभूषा होगी ना, इम्पोर्टेंट बात यह है क्या है, तो वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के उपलब्ध संसाधन कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, इन तीनों चीज़ों से जो है वहाँ की वेशभूषा प्रभावित होती है। ठीक है, तो वेशभूषा प्रभावित होने के क्या कारण है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं ठंडे क्षेत्र हैं, तो वो ठंडे क्षेत्रों में तो आदमी क्या पहनेगा, हमेशा गर्म कपड़े पहनेगा, है ना। और कहीं पे अगर गर्म क्षेत्र है तो नॉर्मली वो सूती कॉटन के कपड़े पहनेगा। तो जलवायु का तो रोल है ही सही। ठीक है, दूसरी चीज होती है उपलब्ध संसाधन। अब किसी के पास में मान लो आदिवासी टाइप के जमाने थे, तो उस समय संसाधन ही नहीं थे। अब जब संसाधन नहीं थे तो वहाँ के लोग क्या ही कपड़े पहनेंगे, फिर जो उनके पास पत्ते वगैरह जो होंगे उनसे काम चलाएंगे। ठीक है, और रही बात संस्कृति की, तो राजस्थान की संस्कृति कैसी है, आपको पता है कल्चर्ड जो है वैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा है ना। तो राजस्थान की संस्कृति में अपन देखते ही हैं कि किस तरह से जो है मतलब चोली वगैरह, घाघरा, लुगड़ी, किस तरह से जो है अपने पश्चिमी राजस्थान की वेशभूषा देखने को मिलेगी आपको अलग ही तरीके से, है ना। फिर अपन जैसे कि हिमालयन क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की वेशभूषा बिल्कुल अलग होती है। तो संस्कृति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है वेशभूषा पर, है ना। तो वेशभूषा मुख्यतः इन 3 कारणों से प्रभावित होती है। क्लियर? अगर हम राजस्थान की बात करें, तमाम आधुनिकता के बाद भी जो है यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। आज भी अपन देखते हैं राजस्थान में, अगर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे जैसलमेर की साइड में आप जब घूमने जाते हो, तो आपको पता है वहाँ पे राजस्थानी जो है ड्रेसेस वगैरह, आपको कालबेलिया वगैरह ड्रेसेस मिल जाएगी। आप वहाँ पे कितने भी आप भले मॉडर्न हो चुके हो, है ना, कितने भी मॉडर्न हो चुके हो, फिर भी लगभग हर कपल्स जो है वहाँ पे जैसलमेर से वो ड्रेसेस खरीद खरीद के फोटो वोटो डालते रहते हैं, ऊँट की सवारियाँ वगैरह करते रहते हैं ना। तो वो कहते हैं कि वो वेशभूषा की संस्कृति पर अमिट छाप आज भी बरकरार है। अच्छा, तो राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात क्या है? तो भाई क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात क्या है। तो इसका रंग बिरंगापन ही इसकी सबसे क्या है, खास बात है। राजस्थानी वेशभूषा की का रंग बिरंगापन मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों से बनी हुई वेशभूषा है। तो आपको याद रखना है कि रंग बिरंगापन जो है राजस्थान की वेशभूषा की क्या है, खास बात है। ठीक है, वैसे तो रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, सभी रंग होते हैं वैसे तो राजस्थान में, पर लाल रंग में जितनी विविधता में जितने प्रकार यहाँ पर मिलते हैं, उसकी बात ही अलग है, वह अद्भुत बात है ना। तो इसलिए कहा गया है कि मारू थारे देश उपजे तीन रतन, है ना। अगले पेपर में ये कहावत पूछी जाएगी आपसे, और ये कहावत कहाँ की है, किस स्टेट की है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, 3 रतन कौन कौन से हैं? एक डोला, दूजी मरवण, है ना। एक तो आपका डोला है, दूसरा जो मरवण है, तीजो कौन सो रंग, कसुमल रंग। और शायद ईओ या आरएस के पेपर में ये क्वेश्चन था, आरएस प्री में या फिर ईओ के पेपर में, दोनों में से एक में था। दोनों पेपर को मैं देखे आया हूँ, तो इनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कसुमल रंग का मतलब क्या है। कसुमल रंग का मतलब क्या है, कौन सा रंग को कहा गया है? तो ये आपको याद है कि लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग जो है आपका वो कसुमल रंग है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये आ सकता है, क्या आ सकता है? अब आपको अगले प्रश्न में वो जो देगा, क्या देगा मैं बता दूं आपको, ये कविता की लाइनें उठा के देगा यहाँ से। ठीक है, मारू तारे देश में उपजे 3 रतन। ठीक है, अब वो ऐसे बोलेगा, मारू तारे देश में उपजे 3 रतन। कितने रतन? 3। अब वो तीनों में से कौन सा एक ऐसा रतन है जो नहीं है
है ना। तो ये 3 रत्न आपको याद होने चाहिए। इस कविता में जो दिखाए गए 3 रत्न कौन कौन से हैं वो आपको याद होना चाहिए। पहला एक तो क्या है आपका ढोला, क्या है ढोला। एक जो है आपकी मरवण, क्या है एक क्या है आपकी मरवण। और तीजा कौन सा है कसुमल रंग, कौन सा रंग कसुमल, कसुमल रंग, है ना। तो ये तीनों रत्न जो है आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस कोटेशन में दे रखा है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं अगले पेपर में रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये पेजेस मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। फिर इसके बाद में हम एक एक चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। पुरुष प्रधान, अब जो पुरुष परिधान क्या क्या है, पुरुषों के कौन कौन से वस्त्र हैं उनके बारे में जो यहाँ पे बात की गई है। राजस्थान में कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही, कब से, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन है। कैसे वस्त्रों का प्रचलन है, सूती वस्त्रों का प्रचलन है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन सभ्यताओं के टाइम से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन है। तो 2 सभ्यताएं आपको याद रखनी है, एक तो कौन सी आहड़ आपकी याद रखनी है, एक आपकी कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यताएं हैं, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के टाइम से ही जो है राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन है। इन स्थानों से उत्पन्न रुई कातने के चक्र और कथकली इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठीक है। मतलब कालीबंगा और आहड़ इन 2 सभ्यताओं से क्या क्या मिले, इनको सूत्री वस्त्रों का चलन मिला। और यहाँ से जो उत्खनन हुआ तो इनको क्या मिला, एक तो रुई कातने के चक्कर और तकली मिले। क्या क्या मिले, रुई कातने के चक्कर मिले और तकली मिले। और ये इस बात का प्रमाण है कि ये लोग क्या करते थे, रुई के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। जन साधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था, यह परिपाटी आज भी हमें दिखाई देती है। राजस्थान के प्रत्येक गांव में धोती एवं ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। तो देखो पछेवड़ा कहाँ ओढ़ा जाता है, ऊपर ओढ़ा जाता है, मतलब ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में ओढ़ने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, पछेवड़ा। और गाँव में ज्यादातर धोती और पछेवड़े ही पहने जाते थे। मतलब नीचे तो वो धोती मान लेते थे, ऐसे ऐसे धोती मान लेते थे और ऊपर ऐसे ये पछेवड़ा डाल लेते थे, बस हो गया काम ऐसे, ठीक है क्लियर। ये आदमी बना दिया मैंने आपके लिए, है ना। तो धोती और पछेवड़े इस तरह से जो है वो प्रयोग किया करते थे। अच्छा, सर्दी के टाइम पे जब सर्दी जब लगती थी तो वो अंगरखी का प्रयोग किया करते थे, अपनी अपनी परंपरा के अनुकूल है। और सर्दी में जो कौन से वस्त्र का प्रयोग करते थे, अंगरखी का। किसका प्रयोग करते थे, अंगरखी का। तो ये 2-3 बातें ही हैं इसमें। तो एक तो आहड़ कालीबंगा सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रचलन था, रुई काटने के चक्कर और तकली यहाँ से देखने को मिले। और इस वजह से जो पता चला कि यहाँ के लोग जो है रुई के वस्त्रों का क्या किया करते थे, प्रयोग किया करते थे, ठीक है। इसके बाद में जो है प्रत्येक गांव में धोती ओढ़ने का जो वस्त्र था ऊपर ओढ़ने का वो क्या कहलाता था, पछेवड़ा। और अन्य वस्त्रों का यहाँ पे कम प्रयोग किया जाता था। और सर्दी में कौन सा, अंगरखी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। तो ये पैसेज आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब विभिन्न प्रमाणों से क्या ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में जो छपे हुए तथा काम करने वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। मतलब पुरुष जो थे वो छपे हुए वस्त्र पहनते थे और काम काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। जो पुरुष थे वो छपे हुए और उसमें कुछ काम होता था, वो वस्त्र वो जो पुरुष पहनते थे। सिर पर क्या करते थे, सिर पर जो गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। मतलब मोटी सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पहनते थे और पल्लों को लटका कर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे पल्ले लपेटते हुए वो पगड़ियां पहना करते थे। धोती घुटनों एवं अंगरखी जांघों तक होती थी। अब अंगरखी की जो डिजाइन थी, आदमी ड्रेस पहनता है तो वो ज्यादातर कहाँ तक पहनेगा, वो अपने कमर तक पहन लेगा, यहाँ तक, है ना। पर जब ये अंगरखी होती थी तो ना, तो इनकी अंगरखी यहाँ से शुरू होती थी, तो ये जांघें होती थी ना, ये यहाँ तक जो है अंगरखी हुआ करती थी। ये अंगरखी इतनी बड़ी हुआ करती थी, इसलिए सर्दी में इसका उपयोग ज्यादा करते थे ताकि ये पूरा पूरा ढक जाए, है ना। इसलिए अंगरखी इतनी बड़ी होती थी कि ये जांघों तक के एरिया को कवर कर लेती थी, ठीक है। और अधिकांश तो पुरुष पहनते थे क्योंकि पुरुष परिधान की बात अपन कर रहे हैं। अच्छा, विविध व्यवसाय करने वाले लोगों के परिधानों में भी अंतर यहाँ पे देखने को मिलता था कि अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े यहाँ पे पहनते थे। आज भी अपन पुरानी पिक्चरें देखते हैं तो मुंशी जी की पगड़ी अलग होती थी, तो राजा महाराजाओं की पगड़ी अलग होती थी, है ना। अपन देखते हैं ना,
कोई सैनिकों की पगड़ी अलग होती थी, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की पगड़ी अलग होती थी, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की पगड़ियाँ अलग होती थी। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के जो है पहने जाते थे क्या, कपड़े परिधान, जातियों के हिसाब से या फिर व्यवसायों के हिसाब से जो है परिधानों में देखने को अंतर मिलता था। ठीक है। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अपने को देखने को मिलेंगे राजस्थान में, जो राजा महाराजाओं और नॉर्मल लोगों को कपड़े की डिजाइन्स को देख के जो है अपने को पता लगेगा, भाई ये साहब ये राजा जी के कपड़े थे, ये तो ये साधारण व्यक्तियों के कपड़े थे। राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां थी। राजाओं के जो मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियां, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियां और मोटे अंग रखे बड़े ही रोचक दिखाई देते थे। तो राजाओं के बारे में छोटी छोटी बातें हैं कि जो राजा थे वो मुकुट पहनते थे, पल्ले वाली पगड़ियां पहनते थे, दुपट्टे पहनते थे, कसीदा की गई धोतियां, मोटे अंग रखे बड़े ही रोचक जो है दिखाई देते थे। ठीक है। अब इसमें कुछ मुगलों से इनका राजाओं का संपर्क हुआ। तो राजाओं का संपर्क जैसे जैसे मुगलों से होता गया, तो इनके परिधानों में भी क्या आने लगी, विविधताएं देखने को आने लग गई, परिवर्तन आना लग गया। भाई खरबूजे के साथ रखे खरबूजा रंग बदलता ही है, तो राजा क्या है, मुगलों के संपर्क में आए, तब मुगलों के तरह भी थोड़े थोड़े कपड़ों पहनावे में अंतर आने लगेगा। तो कुछ पगड़ियों में भी जैसे विभिन्न शैलियों में पगड़ियाँ, जैसे अटपटी हो गई है ना, अमरशाही हो गई, उदयशाही हो गई, खंजर शाही हो गई, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी मुख्य है। इस तरह की जो है पगड़ियाँ चलती थी अलग अलग प्रकार की। तो पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ हैं। ये जो है ना नाम दिए हुए पूछेंगे कि अटपटी, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये क्या है। तो ये अपने को याद रखना है, ये पगड़ियों के क्या है, प्रकार है। क्या है ये, पगड़ियों के प्रकार, ये पगड़ियों की विभिन्न शैलियों की जो ये पगड़ियाँ हैं। कौन कौन सी, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। याद ऐसे कर लेना है। शाहजहां थोड़ा अलग नाम दिख रहा है मुगल वाला, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि शाहजहानी भी जो यहाँ पे पगड़ी चलती थी। और विजयशाही ये विजय सिंह है, इसे ही अपने को पता ही है। शिवशाही, खंजरशाही, उदयशाही, अमरशाही, अटपटी, ये सब पगड़ियों के प्रकार है। तो ये आपको याद रखना है। अब विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। तो अलग अलग पेशे थे लोगों के, अलग अलग काम थे, और उनमें अंतर देखने के लिए जो है पता लगता था कि उनकी पगड़ियों के पेच में डिफरेंस होता था, और एक जो उसकी पगड़ियों का जो आकार था, उनमें दो चीजों में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब सुनार जो थे, वो सुनार किसकी पगड़ी पहनते थे, वो आटे वाली पगड़ी पहनते थे। कैसी पगड़ी पहनते थे, सुनार आटे वाली। क्वेश्चन आ चुका है कि आटे वाली पगड़ी कौन पहनता है, तो वो आटे वाली पगड़ी कौन पहनते थे, सुनार पहनते थे। बंजारे जो होते थे, वो बंजारे कैसी पगड़ी पहनते थे, वो मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे। मोटी पट्टेदार पगड़ी कौन पहनते थे, बंजारे पहनते थे। और मौसम के अनुसार भी जो है रंगीन पगड़ियां पहनने का यहाँ पे क्या था, रिवाज था। तो मौसम के अनुसार अलग अलग रंगे वाली जो है पगड़ियां पहनने का यहाँ पे क्या था, रिवाज था। देखो जैसे कैसे कि जो मोठड़े की पगड़ी हुआ करती थी, कौन सी पगड़ी, मोठड़े की पगड़ी जो हुआ करती, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विवाह के उत्सव पर कौन सी जो है पगड़ी पहनी जाती थी। तो मोठड़े की पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4-5 बार पूछ ली है ना। फिर श्रावण में जो पगड़ी पहनते थे वो लहरिया पगड़ी थी। कौन सी पगड़ी थी, लहरिया पगड़ी। दशहरे पर जो पगड़ी पहनते थे वो मदील वाली पगड़ी तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती थी। और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी कहाँ पहनते थे, होली पर। कब पहनते थे, होली पर। क्लियर। अब मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। जो पेशे थे उनके अलग अलग पेशे थे, मतलब अलग अलग काम करने वाले लोग जो थे अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ पहनते थे। तो ठीक है। सुनार जो थे वो सुनार किसी पगड़ी पहनते थे, आटे वाली। कौन सी पगड़ी पहनते थे, सुनार आटे वाली पगड़ी कौन पहनता था, सुनार पहनते थे। बंजारे थे, बंजारे बेचारे बंजारे कैसी पगड़ी पहनते थे, मोटी पट्टेदार पगड़ी। कौन सी पट्टी पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, मोटी पट्टेदार पगड़ी। और यहाँ पे मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती थी, तो विवाह के उत्सव पर। कब पहनते थे, विवाह के उत्सव पर। और लहरिया कब पहनते थे, श्रावण में। और दशहरे पर कौन सी पहनते थे, मदील की पगड़ी। और तथा फूल पत्ती वाली छपाई वाली जो पगड़ियाँ कब पहनते थे, होली पर पहनते थे। यहाँ पर पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या उपयोग करते थे, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोसपेच, इन चीजों का उपयोग करते थे। तो अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पगड़ी के आभूषण कौन कौन से हैं, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी और घोसपेच, ये। और पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच, इन सब का प्रयोग किया जाता है किसके ऊपर,
पगड़ी को चमकीली बनाने वाले आभूषण है एक प्रकार से उसके ऊपर लगाई जाने वाली चीजें हैं। तो पगड़ी की शान बढ़ाने के लिए जो है इन इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोष पेच और पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच। पिछले पिछले पेपरों में क्वेश्चन पूछा था कि तुर्रा और बालाबंदी और दुगदुगी ये किससे संबंधित है ना। तो उसमें था कि पगड़ी को सजाने के लिए आभूषण है, ऐसे कुछ दिया हुआ था ऑप्शन में। तो वो पगड़ी के लिए ही ये चीज अपने को याद यहाँ पे रखनी है। ठीक है। उच्च वर्ग के लोग जो पगड़ी पर क्या बांधते थे, चीरा या फेटा बांधते थे। उच्च वर्ग के लोग पगड़ी के ऊपर क्या बांधते थे, चीरा या फेटा बांधते थे। ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें हमने पगड़ियों के बारे में की थी, क्या क्या की थी एक बार फिर से हम देखेंगे इनमें। पगड़ियों में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये पगड़ियों के प्रकार थे। और लोगों में पगड़ियों और प्रकार में पगड़ियों के पेच और आकार के आधार पर जो है अंतर किया जाता था। सुनार जो थे वो आटे वाली पगड़ी पहनते थे, बंजारे जबकि मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का रिवाज था। मोटड़े की पगड़ी कब पहनते थे, विवाह के उत्सव पर। और लहरिया कब पहनते थे, श्रावण में। दशहरे पर कौन सी, मदिल वाली पगड़ी। और फूल पत्ती की जो पगड़ी थी वो होली पर पहनी जाती थी। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, घोष पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किया जाता था। और ये क्वेश्चन आएगा कि उच्च वर्ग के लोग पगड़ियों के साथ क्या क्या चीजें बांधा करते थे। तो चीरा और फेटा बांधा करते थे। क्या बांधा करते थे, चीरा और फेटा बांधा करते थे। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना भाई मेरी, है ना। तो पगड़ी की बहुत ज़्यादा वो है, गौरव था। पगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी राजस्थान में। और आज भी अपन कहते हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता जीवन में तो कम से कम मेरी पगड़ी की तो लाज रखना ही सही है ना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी क्या है, विराजमान है। कोई भी अपने गेस्ट वगैरह आते हैं तो आज भी अपन उनको पगड़ी पहना के उनका स्वागत करते हैं। क्लियर। अंगरखी क्या थी, तो अंगरखी के बारे में अपन ने पहले भी बात की थी कि एक तो ये सर्दी में पहनी जाती है। कब पहनी जाती है, सर्दी में पहनी जाती है। और कहाँ तक होती है, जांघों तक होती है। कहाँ तक होती है ये होती है यहाँ पैर की जांघों तक। ठीक है। कहाँ तक होती है, जांघों तक होती है। और ये सामान्य जन का पहनावा था। समय के अनुसार ये परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से क्या करने लगा, जाना जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार या आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक दुतई क्या क्या कहते हैं, जिन्हें तनसुक दुतई। और आगे और हम देखेंगे अभी नाम सारे एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे अपन। ठीक है। अंगरखी के नाम अपन देखेंगे। अंगरखी के नाम, किसके नाम, अंगरखी के कौन कौन से नाम है। एक तो आपके तनसुक, कौन सा नाम है, तनसुक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये निम्नलिखित में से नाम किसके हैं, है ना। तो आपको याद होना चाहिए तनसुक, दुतई, है ना। एक है गाबा, गाबा, गदर, है ना, गदर, मिर्जाई, कौन सी जाई, मिर्जाई। और फिर आपका डोडी, डोडी, कानो, डगला। ये नाम आपको याद करने है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। आपको याद होना चाहिए कि अंगरखी को तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला, इन सब नामों से पुकारा जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं अपन, सर्दी के मौसम में करते हैं। कब करते हैं, सर्दी के मौसम में करते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती है और उस रुई भर कर जो इनको क्या कर दिया जाता है, गर्म बना दिया जाता है। और इनका जो है कहाँ तक होती है, ये होती है आपकी जांघों तक होती है। कहाँ तक होती है, जांघों तक होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। यहाँ तक की बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। शरद ऋतु में जो है कंधों पर खेस, शाल, पामड़ी आदि डाल लिए जाते हैं। तो जो शरद ऋतु आती है तो यहाँ पे कंधों पर क्या क्या डाल लेते हैं, कंधे बना दिए मैंने, तो अपन को यहाँ पे याद रख लेंगे। यहाँ से कंधों पर क्या क्या डालते हैं, खेस, क्या क्या डालते हैं, खेस, शाल और पामड़ी, ये आपको याद करना है। ठीक है। जैसे शरद ऋतु आती है तो जैसे ही शरद ऋतु आती है तो अंगरखी के ऊपर क्या डाल लेते हैं, अंगरखी के ऊपर क्या डाल लेते हैं, खेस, शाल और पामड़ी जैसे वस्त्रों को डाल लिया जाता है। क्लियर। किस ऋतु में, शरद ऋतु में।
अब पुरुष वेशभूषा के मामले में संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पश्चिमी वेशभूषा यानी कि आजकल जो आप जींस पैंट पहन रहे हो ना वो, ठीक है, और वह सर्वस्वीकृत परिधान भी बन गया है। राजस्थान का बंद गला कोट, जोधपुरी कोट अपना अलग ही स्थान बनाए हुए। आज भी अपन शादियों में देखते हैं जोधपुरी कोट आज भी सिलवाए जाते हैं, तो उनकी आज भी अलग ही गरिमा है, वो आज भी चल रहे हैं। और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी, ये 3 चीजें याद आपको रखनी है। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। और सर्दी में तो आपको अंगरखी याद रखनी है। सर्दी में तो आपको क्या याद रखनी है? अंगरखी। और अंगरखी के मैंने प्रकार बता ही दिए आपको, डगला, कानो, डोडी, है ना, गदर, मिर्जाई, गाबा, तनसुक, है ना, ये आपको याद रखने। क्लियर? अब बात करेंगे स्त्रियों के परिधान की, और स्त्रियों के परिधानों को एक एक चीजों को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, ठीक है, और जो अब राजस्थान में घाघरा के नाम से प्रचलित है। अब क्वेश्चन आ जाए भाई, क्वेश्चन आ जाए कि प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी। कब पहनती थी? प्रारंभिक मध्यकाल में, ठीक है, जिसे अब राजस्थान में क्या कहा जाता है? बताओ मेरे को, है, बताओ। अधो वस्त्र है, कौन सा वस्त्र? अधो वस्त्र। कब पहनती थी? प्रारंभिक मध्यकाल में। और जिसे अब राजस्थान में क्या कहते हैं? घाघरा कहते हैं। क्या कहते हैं? घाघरा के नाम से प्रचलित है। फिर देखो, पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे, इनका काम प्रचलित हो गया था। कब? पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल में जो है स्त्रियों के वेशभूषा में क्या क्या चीजें हुई? अलंकरण का काम शुरू हो गया, छपाई का काम शुरू हो गया, कसीदे का काम शुरू हो गया। राजस्थान में घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लहंगा किसका छोटा रूप है? तो लहंगा किसका छोटा रूप है? घाघरे का ही छोटा रूप है। तो इसी का छोटा रूप क्या है आपका? ये लहंगे ले लेके आते हैं ना शादी में, आप कितने महंगे आते हैं वो, है ना, लहंगा का काम, महंगा का काम, ठीक है। तो ये लहंगा जो है वो किसका छोटा रूप है? घाघरे का ही छोटा रूप है, ठीक है। घाघरा, घेरदार कलियों वाला घाघरा, और इसी का छोटा रूप क्या है? लहंगा। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका क्या है? प्रचलन। और कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाह वाली अंगिया पहनी जाती है। कुर्ती के नीचे कांचली पहनी जाती है अर्थात बाह वाली अंगिया पहनी जाती है, मतलब बाह वाली अंगिया पहनी जाती है। क्लियर? तो कुर्ती बड़ी साइज की रही होगी, उसके अंदर पहनी जाती है, मतलब वो छोटी साइज की रहती है। क्या रहती है? कांचली, ठीक है। तो बाह वाली अंगिया को क्या कहते हैं? कांचली कहते हैं। क्या कहते हैं? कांचली। जिसे किसके नीचे पहना जाता है? कुर्ती के नीचे पहना जाता है। तो वो क्वेश्चन कोटेशन में बना के दे सकता है कि जो कुर्ती के नीचे कांचली को पहना जाता है, तो यस। ऊपर ऊपर पहना जाता है क्या कुर्ती के कांचली को? तो नहीं, ठीक है। कांचली किसके नीचे पहनी जाएगी? कुर्ती के नीचे पहनी जाएगी। और आपकी जो है लहंगा किसका छोटा रूप है? घाघरे का छोटा रूप है। और घाघरा जो था कब था पहले प्रचलित? किस रूप में प्रचलित था? अधो वस्त्र के रूप में प्रचलित था। क्लियर? साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। अब साड़ियों के नामों से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि साड़ियों के कौन कौन से जो है प्रकार थे साड़ियों के। तो चोल, निचोल, पट, दुकुल। कौन कौन से? चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी। अंशुक, वसन, चीर पटोरी, ये नाम तो अभी तक पूछे जा चुके हैं पेपरों में। यहाँ से यहाँ तक के नाम तो पूछे जा चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक के? ये यहाँ से चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, ये सब क्या है ना? तो ये सब क्या है? साड़ियों के प्रकार है, ठीक है। किसके प्रकार है? साड़ियों के। अब आगे की और पूछे जाने वाले याद रखने, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, ये तो अपने को याद है। एक याद रखना है दोरा वाली। कौन सी वाली? दोरा वाली और साड़ी, है ना। अब याद रखना है कि चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ियाँ हैं। तो चूंदड़ी, लहरिया तो अपने को याद रह जाता है,
ठीक है। और लहरिया वाली पगड़ी कब पहनी जाती है, तो दशहरे में अपन ने देखा ही था, सॉरी श्रावण में। लहरिया की पगड़ी कब पहनी जाती है, श्रावण में, पीछे देखा था। स्त्रियों के परिधानों में कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर ए बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फर्रुख शाही छीट, बाफ्ता, मोम जामा, गंगाजली, ये सब क्या है, स्त्रियों के परिधानों में कई प्रकार के कपड़े हैं ये। अब लेडीजों के कपड़े याद करो भाई, है ना, क्योंकि लाने पड़ेंगे कभी तो। ये जामादानी क्या है, जामादानी याद करो इसको, जामादानी कीम खाब, नाम ही नहीं सुने, अब ये पेपर में आ गए ना तो हवा निकाल देंगे। कीम खाब क्या है भाई, ये स्त्रियों के कपड़ों का प्रकार है। जामादानी क्या है, जामादानी भाई स्त्रियों के कपड़ों के प्रकार है। टसर चीट क्या है, टसर भी प्रकार कपड़ों का है, किसका, लेडीज के कपड़ों का। मलमल और मखमल, ये तो चलो आप थोड़ा लगा सकते हो कि मलमल और मखमल, है ना, पर आदमी इलायची से क्या समझेगा, इलायची तो वही की खाने वाली नहीं है, कपड़ों का प्रकार है ना, तो याद रखने पड़ेगी, है ना। पारचा क्या है, पारचा दे दे, अब वो पहले दामना दिया था ना पीछे, अब वो इस बार पारचा दे देगा तो मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे कोई नहीं आएगा। अब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आएगा वो पारचा, है ना। मसरू, मसरू क्या है, मसरू भी कपड़ों का प्रकार है, पारचा कपड़ों का प्रकार। चिक क्या है, चिक, अब चिक तो शैम्पू से समझेंगे बहुत सारे, है ना, तो महिलाओं के कपड़ों के प्रकार है चिक भी, है ना। ये महमूदी चिक, ये चिक, है ना। एक और चिक इधर छींट, छींट से भी याद रख लेना, छींट, है ना, कौन सी छींट, फर्रुख शाही छींट, है ना। मोम जामा, है ना, अब ऊपर मोम जामा रही, जामादानी, मोम जामा और जामादानी, जामा को, मोम जामा को गंगा जल से धो दिया, किससे धो दिया, गंगा जली से, है ना। बहादुर शाहिर, फर्रुख शाहिर, ये नाम याद कर लेना, आगे पेपर में बढ़ेंगे सवाल इससे, क्लियर। आगे पेपरों में सवाल यहाँ से बनेंगे, और ठीक है, नाम याद आपको करने पड़ेंगे। अब देखेंगे वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 36 कारखानों में से कुछ वस्त्र क्या थे, देखो आप, है ना। सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से, कितने कारखाने थे इसके, 36, इनमें से कुछ वस्त्रों से संबंधित जो है वो है, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे और छापे जाते थे, ठीक है। यानी कि सीवन खाना जो इसने बनाया था, यहाँ पर तो क्या होता था, कपड़े सिले जाते थे। सीवन खाना जो किसने बनाया, जय सिंह ने। यहाँ पर कपड़े, सीवन से याद आ रहा है कपड़े का सिलना, है ना, कपड़े सिले जाते थे, ठीक है। रंग खाना, नाम से ध्यान पड़ रहा है, रंगे जाते होंगे, है ना, रंगे जाते थे। और छापा खाना मतलब कपड़े की छपाई होती थी, यहाँ पे क्या होती थी, छपाई होती थी, क्लियर। ये किसने स्थापित किए थे, सवाई जय सिंह ने, किसने किए थे, सवाई जय सिंह ने। कितने कारखाने स्थापित किए थे, 36, कितने, 36, जिनमें सीवन खाना, रंग खाना और छपाई खाना ऐसे बनाए इसने, ठीक है। सामान्य तो जो रंगाई का काम था वो लोग करते थे, वो रंगरेज या नीलगर कहलाते थे। क्या कहलाते थे, रंगरेज या नीलगर। जो रंगाई का काम करते थे ना कपड़ों का, उनको क्या कहते थे, नीलगर। नीलगर क्यों कहते थे, आपको पता है, नील रंगते थे, क्या रंगते थे, नील, इसलिए इनको क्या कहते थे, नीलगर कहते थे। क्या कहते थे, नीलगर कहते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, सापे, ओढ़नी, गागरे, अंगरखी, ये सब प्रमुख थे। रंगाई के प्रमुख प्रकार क्या थे, पोमचा, लहरिया और चुंदरी, ये 3 प्रकार की रंगाई होती थी पहले ज्यादातर, ठीक है। तो रंगाई के पोमचा का प्रकार, लहरिया का प्रकार, इधर से जो है आपकी चुनरी का प्रकार था। इनके अलावा भी जो है रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रंगते थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रंगाई की क्या चीजें थी, रंगाई से संबंधित क्या थे, तो ये चौकड़ी, चौकड़ी का जाल और पतंगा और धनक, ये सब याद कर लेने, ठीक है। अब यहाँ पे पोमचा शब्द आ चुका है, यहाँ पे पोमचे का अर्थ पूछा जा चुका है पेपरों में, ठीक है। तो आपको ये याद करना है भाई पोमचे का क्या अर्थ था। भाई पोमचे से अर्थ है कि भाई कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचे का क्या मतलब है, कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी क्या है, पोमचा है, क्या है भाई, पोमचा। पोमचे का अर्थ जो है आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जा चुका है ना। को भाई कौन से रंग का पोमचा जो है बेटे के जन्म पर होता है, तो अभी अपन देखेंगे पोमचे का। सबसे पहले अपन देखेंगे अर्थ, अर्थ क्या है,
कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी को क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। अब कमल का फूल कब होएगा, फूल कब खिलेगा? जब घर में क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। समझ गए? तो उस समय क्या होता है, जब नवजात शिशु माँ के लिए, जब कोई लड़की माँ बनती है और उसका जो बेटा होता है, जो नवजात शिशु होता है, बेटा हो या बेटी हो, तो उसके मातृ पक्ष की ओर से, मतलब ननियाल की ओर से, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा लाया जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की ये परंपरा है। ठीक है, तो ये पोमचा वही है, जब कोई नवजात शिशु होता है तो लड़की जो होती है उसकी माँ की ओर से आता है ना, यानी कि बच्चे नवजात शिशु के ननियाल पक्ष की ओर से आता है। और उस अगर उसके बेटा होता है तो बेटा होता है तो कौन सा पोमचा, बेटे के लिए बॉय बेबी हो गया अगर आपके, तो वाई से येलो पीला पोमचा आप याद रख लेना, है ना। और बेटी हो गई तो बेटी मतलब बेटी गुलाबी पोमचे से। बेटी होने पर कौन सा जो है, गर्ल होती है तो कौन सा पोमचा, गर्ल्स के लिए गुलाबी पोमचा। क्लियर? श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती हैं। ठीक है, और पुरुष जो है लहरिया की पगड़ी पहनते हैं। किस मौसम में? श्रावण में। ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुका है कि श्रावण में जो है किस तरह की पगड़ी पहनी जाती है, तो लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन अब अगला पेपर में आएगा कि जो लहरिया होता है ना, वो 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। कितने कितने रंगों में? या तो वो एक ही रंग में बनाया जाएगा, या फिर 2 रंगों का मिक्सचर बनेगा, या 3 रंगों का मिक्सचर बनेगा, या 5 का, या फिर 7 रंगों का बनेगा। अब क्वेश्चन देगा कि इनमें से किस प्रकार का लहरिया नहीं बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 का बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, 5 का बनेगा, 6 का नहीं बनेगा, 7 का बनेगा। क्लियर? 5 संख्या शुभ मानी जाती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लहरियों में जो है कौन सी संख्या को शुभ माना जाता है, तो 5 रंग का जो लहरिया होता है ना, 5 रंग के जो लहरिया होता है उसकी संख्या को क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। अतः जो मांगलिक अवसर होते हैं उस पर पचरंगी लहरिया पहनते हैं, है ना। जो मांगलिक अवसर होते हैं उस पर क्या पहनते हैं? पचरंगी लहरिया पहनते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे अपन और देखते हैं। लहरिये की कई बातें प्रचलित है। लहरिये की जो है कई बातें प्रचलित है। कौन कौन सी? प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। कौन से लहरिये का उल्लेख मिलता है साहित्य में? प्रतापशाही। जयपुर में रंगरेज जो थे वो नीलगढ़ जो थे राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिनमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया कहलाता था। ठीक है, जो आडी रेखाएं बनाते थे जयपुर के रंगरेज, अगर वो सिर्फ एक ओर से ही है ना, केवल एक ओर से ही है, तो वह लहरिया। और दोनों ओर से अगर एक दूसरे को काटती है तो वो क्या कहलाता था? मोठड़ा। ठीक है, अगर वो मान लो आडी जो रेखाएं बना रहे हैं वो अगर एक केवल ऐसे है तो वो तो क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? लहरिया, है ना। और ये अगर रेखाएं, आडी रेखाएं जो अगर इस तरह से काट रही है तो ये क्या कहलाएगा? मोठड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोठड़ा कहलाता था। ठीक है, समुद्र लहर का जो लहरिया था वो भी कौन रंगते थे? जयपुर के रंगरेजी रंगते थे। ठीक है, समुद्र लहर का जो लहरिया था वो कौन रंगते थे? जयपुर के रंगरेजी रंगते थे। और इसमें क्या होती थी? चौड़ी चौड़ी आड़ीदारियां बनती थी। और समुद्र लहर भी 2, 3, 5, 7 रंगों में बनता था। मतलब इसमें चौड़ी चौड़ी बनती थी, ऐसे चौड़ी चौड़ी, है ना। चौड़ी चौड़ी क्या बनती थी? आड़ीदारियां बनती थी, ऐसे चौड़ी चौड़ी, है ना। इसमें बनती थी ये चौड़ी चौड़ी समुद्र लहर में। कौन सी लहर में? समुद्र लहर में बनती थी। ठीक है, और समुद्र लहर भी कितने रंगों में बनता था? 2 में, 3 में, 5 में और 7 में। ठीक है, परंतु सिर्फ यहाँ पे एक रंग जो था वो एक रंग किसमें था? वो लहरिये में था केवल, जबकि समुद्र लहर में एक रंग नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सबसे जो शुभ लहरिया कौन सा है? तो 5 संख्या वाला जो लहरिया है वो पचरंगा जो लहरिया है वो सबसे शुभ माना गया है। क्लियर? एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है यहाँ पे। ठीक है, अब आती है बद्ध तकनीक। कौन सी तकनीक? बद्ध तकनीक। ये बद्ध तकनीक क्या है भाई? ये बंद तकनीक क्या है? बस चुंदरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोदान अर्थात जोधपुर की जो बनी चुंदरी
के रंग सबसे बड़े चटकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। शिखर की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में की जाती है। तो ज्यादातर एक तो जोधपुर वाले जो बंदेज हैं ये ज्यादा फेमस है ना, जोधपुर वाले, और एक ये शेखावाटी वाले, ठीक है, ये यहाँ के बंदेज जो है ज्यादातर फेमस बंदेज माने जाते हैं। क्लियर? इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ये इतना ही इम्पोर्टेंट जो भी मैंने बताया, एक एक चीज अपन ने अच्छे से डिस्कस की है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मलागिरी यानी कि मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र जो है बहुत वर्षों तक सुगंधित रहता है। देखो, बहुत वर्षों तक सुगंधित रहने वाला वस्त्र कौन सा है ना, बहुत वर्षों तक क्या रहती है, इसमें सुगंध रहती है। किस वाले वस्त्र में रहती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मलागिरी, कौन सा गिरी, मलागिरी या फिर मलयगिरी जो वस्त्र होता है, इनमें क्या होती है, बहुत वर्षों तक क्या होती है, सुगंध होती है, ठीक है। और ये किस रंग में होता है, भूरे रंग में होता है। किस रंग में होता है, ये भूरे रंग में होता है। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां आज भी सुगंधित है। देखो आप, मतलब मलयगिरी से जो वस्त्र रंगे जाते थे, मलागिरी से जो वस्त्र रंगे जाते थे वो अभी तक भी खुशबू दे रहे हैं, है ना। और किसकी अंगरखियां खुशबू मार रही है आज भी, तो सवाई राम सिंह द्वितीय की। किसकी, सवाई राम सिंह द्वितीय की। एक पूछा गया क्वेश्चन ये है कि अमोवा क्या है, अमोवा क्या है, अमोवा का प्रयोग कौन करते थे, जो लोग शिकारी लोग जो होते थे ना, वो अमोवा नामक वस्त्र का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। ये भी लगभग भूरे रंग का ही होता था, खाकी रंग से मिलता जुलता उसका रंग हुआ करता था। अमोवा का प्रयोग कौन करते थे, अमोवा का प्रयोग कौन करते थे, तो वो शिकारी लोग करते थे। कौन करते थे, शिकारी लोग करते थे। और ये किस रंग का होता था, तो ये खाकी रंग का होता था। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इनको अलग से लिख रहा हूँ। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। जैसे पिपाड़ वाले क्षेत्र को ले लो, जोधपुर, पाली एवं बड़े बड़े सशक्त अलंकरण छापे हुए मिलते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की क्या है, प्रमुखता है। बाड़मेर में अजरक पद्धति, ये अजरक प्रिंट हमेशा पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है कि अजरक पद्धति से जो वस्त्र कहाँ छापे जाते हैं, तो बाड़मेर में, ठीक है। 1000 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन अजरक प्रिंट से संबंधित। एक पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अजरक प्रिंट में जो छपाई होती है वो किन रंगों की होती है, तो लाल और नीले रंग। कौन से रंग की, अजरक प्रिंट आपको याद रखनी है। अजरक प्रिंट जो है इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ छापी जाती है, बाड़मेर में। और किन दो रंगों से संबंधित है, तो कौन से, लाल और नीले रंग। कौन कौन से रंग, लाल और नीले रंगों की इसमें प्रधानता देखने को मिलती है। कौन से रंगों की, लाल और नीले रंगों की प्रधानता इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। और दोनों ओर की छपाई इसमें की जाती है। इसमें अलंकरण जो ज्यामिति होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के प्रिंट में जो है दोनों ओर छपाई होती है। पहली बात तो ये कि दोनों ओर छपाई की जाती है। किस प्रिंट में की जाती है, दोनों ओर छपाई, अजरक प्रिंट में। और इसमें ज्यामितीय अलंकरण होते हैं और तुर्की टाइलों से जो है इसकी संरचनाएं देखने को मिलती है। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। कहाँ कहाँ पे, आहड़ और भीलवाड़ा में। कहाँ कहाँ पे होती है, आहड़ और भीलवाड़ा में जो छपाई होती है वो कैसी होती है, आहड़ और भीलवाड़ा में लाल और काले रंग की। जबकि अजरक प्रिंट में कौन से होती है, लाल और नीले रंग की छपाई होती है, ठीक है। और ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या फिर ऐसे फूल पत्ती पीले, गुलाबी या हरे रंग बना देते हैं, ठीक है। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यहाँ का कस्बा छिपो का अकोला कहा जाता है। भाई यहाँ पे छपाई का महत्वपूर्ण रहा है, तो इसलिए इसी छिपो का अकोला भी कहते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होती थी, छपाई होती थी। बगरू जयपुर अपने शाह बैनर यानी कि लाल काला छपाई के लिए विख्यात है, ठीक है। बगरू जयपुर में भी लाल काला है और आहड़ भीलवाड़ा में भी क्या है, लाल काली छपाई होती है। यानी शाह बेगर मतलब लाल काला की छपाई जो है बगरू जयपुर में की जाती है। मिट्टिया रंग की जमीन पर लाल, काले और फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने की है। अब देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। सांगानेर जयपुर, सांगानेर जयपुर में जो है अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ पे छिपो का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य, मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों
का वैज्ञानिक अध्ययन किया हो। तो ठप्पा के लिए विशेष तरह जो है आपका सांगानेर जयपुर, या सांगानेरी जो हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटाडोरिया हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त इनको हो चुका है। किन किन को? सांगोरिक हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को और कोटाडोरिया को, इन तीनों को जो है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश, उत्पत्ति स्थान को हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता या विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र, देश के साथ होता है। मतलब एक पर्टिकुलर एक जीआई टैग मिल जाता है इनको, इससे क्या होता है, ग्लोबल इंडिकेट मिल जाता है, इससे पर्टिकुलर उस स्थान की जो वस्तु है ना वो ज़्यादा महंगी बिकने लग जाती है, अच्छी वैल्यू उनकी मानते हैं ये लोग। ठीक है। ठीक है। बुनकरों द्वारा, यहाँ पे देखेंगे हम, बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े कहाँ मिलेंगे? कैथून, मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान वस्तुओं को परिधान बनाने के काम में आते हैं। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। टुकड़ी जो है मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जालोर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। क्या बनती है? टुकड़ी। ठीक है। तो इतना वो ये है नहीं ज़्यादा अच्छा, जो कंटेंट था मैं आपको नोट डाउन करवा ही रहा हूँ हर जगह पे, और सभी लोग इसको एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है। ठीक है। तो टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों की सर्वोत्तम मानी जाती है। ये जालोर और मारोट कस्बों में अच्छी बनती है। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर या दूसरे कपड़े पर टाँक दिया जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊल, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहाली, रथ आदि के पर्दे या तंबू कनातों को सजाने में किया जाता है। चटापटी क्या होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता है, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? ऊंट, बैल, झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे या तंबू कनातों को सजाने में किया जाता है। ठीक है। फिर आता है वस्तु को भड़कीला बनाने के लिए क्या करते हैं? गोटा टांग देते हैं भाई। भड़कीला, बढ़िया चटक बड़क वाला। तो सूती तानों पर बादले के बाने से बुनी बेल का गोटा कहते हैं। सूती जो ताने हैं उस पर बादले के बाने से बुनी हुई बेल का गोटा कहते हैं। गोटे के प्रकार के गोटा जो है लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी ये किसके प्रकार है ना। तो लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार है। किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार के। लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, किरण भी है इसमें है ना। किरण, बाकड़ी किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा जो होता है चौमासिया, अठमासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ाई के आधार पर जो होता है गोटा कैसा होता है? चौमासिया और अठमासा। चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है, और कम चौड़ाई वाला गोटा क्या कहलाता है? लप्पी कहलाता है। देखो, चौड़ाई के आधार पर गोटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो चौमासिया, कौन सा? चौमासिया, और अठमासिया। अठमासिया। ठीक है। अब जो एक जो ज्यादा चौड़ा जो होगा है ना, ज्यादा चौड़ा जो होगा, जो चौड़ा गोटा होगा वो क्या कहलाएगा? लप्पा। क्या कहलाएगा? लप्पा। और जो कम चौड़ा होगा है ना, जो कम चौड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? लप्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लप्पी कहलाती है। ठीक है। और यहाँ राजस्थान के जो सीकर जिला है उसका खंडेला वाला जो कस्बा है वो गोटा उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है। सीकर का खंडेला जो कस्बा है गोटा उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध केंद्र। कौन सा है? खंडेला सीकर। कौन सा? खंडेला सीकर। क्लियर? ठीक है। सीकर एवं झुंझुनू की जो स्त्रियां हैं, सीकर एवं झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़निया पर कसीदे का काम करती है। लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम कौन करती है? सीकर और झुंझुनू की स्त्रियां करती हैं। जिसमें क्या करती है वो? ऊंट और मोर, बैल, हाथी, घोड़े आदि बना देती हैं। और सीकर शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट काट कर कपड़ों पर सिलाई करती है, और इसे क्या कहते हैं? पैच वर्क कहते हैं। शेखावाटी में अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई करती है, उसे क्या कहते हैं? पैच वर्क कहते हैं। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कालाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। कालाबूत क्या है भी देखेंगे हम लोग। बादले से कढ़ाई की जाती है। ठीक है। और पैच वर्क का काम कहाँ होता है सबसे ज्यादा? तो वो शेखावाटी में होता है। कहाँ होता है? शेखावाटी में। ये याद रखना है। शेखावाटी में किसका काम होता है? पैच वर्क का काम होता है। और पैच वर्क का काम क्या होता है
कि जो है ना विविध विविध डिजाइन है कपड़े की काट कर, कपड़े की जो डिजाइने होती है, कपड़े की डिजाइनों को काट काट कर जो है, डिजाइनों को काट काट कर दूसरे कपड़े पर जो है जड़ देना ही क्या कहलाता है, पेच वर्क कहलाता है। क्लियर? ठीक है। राजस्थान में उल्टी बखिया, चेन, लंबे टांकों वाली बारीक कढ़ाई होती है और जिसमें पुरुषों के लिए वस्त्र, जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर क्या की जाती, कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम, लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी है प्रचलित है। जैसलमेर और इनमें जो है आज भी ऐसी कढ़ाई प्रचलित है। कैसी कढ़ाई प्रचलित है भाई? तो ऐसी कैसी, जिनमें भड़कीला वस्त्र कर देना, कपड़ों पर जो लाल काले रंग के मोटे मोटे ट्रैकों से भराव कर देना, ठीक है, बीच बीच में शीशों का जुड़ाव कर देना, ये सब जो आज भी प्रचलित है। क्लियर? यहाँ तक की बात आपके क्लियर हो गई होगी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आभूषणों की बात करेंगे, क्या क्या आभूषण है राजस्थान में, कितने आभूषण है, इन सब चीजों को भी हम यहाँ पे आज की क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आभूषण, वस्त्रों के बारे में एक एक चीज आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और वही वीडियो को बार बार देखे ताकि आपको याद हो जाए चीजें एक एक, है ना। जब भी किताब लेके देखो ना, तो स्क्रीन अगर नहीं देख पाओ तो इसको साइड में वॉइस को चला लेना, मेरी को ऑडियो को ऑन कर लेना और इसको बार बार जो है आप सुनोगे ना तो अच्छे से आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, आपको जड़त तो नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है। सुंदर दिखाई देना भी प्रत्येक मनुष्य की चाह होती है और राजस्थान के निवासी भी इसके कोई अपवाद नहीं रहे। राजस्थान के निवासी जो है सुंदर दिखने के लिए कई प्रयत्न करते रहे। स्त्रियां ही नहीं, मतलब ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक है। मतलब स्त्रियों में जो है ना, स्त्रियां जो है ज़्यादा चाहती है, पुरुष तो क्या दाढ़ी वाले बाबा हो रहे हैं, तो स्त्रियों की जो चाह होती है वो पुरुषों की तुलना में क्या है, अधिक होती है कि मैं जो है अधिक सुंदर दिखूं। स्त्रियां चाहती है कि मैं ज़्यादा सुंदर दिखूं। राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषणों का प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से राजस्थान में मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण किया करती थी। ठीक है। कालीबंगा और आहड़ जैसी सभ्यताओं से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर राजस्थान में आभूषणों का प्रचलन रहा होगा। और ये लोग क्या करते थे उस समय, जब सोने चांदी नहीं थे, तो मिट्टी और चमकदार पत्थरों से क्या कर लिया करती थी, आभूषण बना लिया करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से क्या ज्ञात होता है कि स्त्रियां जो है हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन और हार पहनती थी। ये सोने चांदी मोती और आदि रत्नों से जो है बने हुए होते थे। शुंग काल में जो है मिट्टी के खिलौने और फलकों से क्या ज्ञात होता है, जब शुंग काल में देखा होगा कि इन्होंने जो कुछ खिलौने बनाए होंगे और कुछ फलक इनको मिले होंगे, तो उनमें उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे स्त्रियों के जो पुतले थे, स्त्रियों के जो खिलौने थे, उनमें हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई थी, कड़े पहने हुए थे, पैरों में कुछ खड़वे पहने हुए थे, गले में कुछ लटकन लगाई थी, हार पहने हुए थी। तो ये सोने चांदी मोतियों से निर्मित रत्न रहे होंगे। निर्धन स्त्रियां रही होगी तो वो कांसा, पीतल, तांबा, कोडी, सीप और मूंगे के गहनों को जो है खुद को सजाती रही होगी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी जो है उस समय जो है प्रयुक्त किए होंगे। तो कुल मिला के ये कि खूबसूरत दिखने के लिए जो है आभूषणों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य शिल्प में इसकी अनेक बानगिनियां देखी जा सकती हैं। ओशिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि अनेक रूप के आकार प्रकार के दृष्टिगत होते हैं। आभूषण ये प्रकार वर्तमान तक प्रचलित है। ठीक है। स्त्रियों के सिर पर बांधे जाने वाले गहने बोर, बोरला, शीशफूल, राखड़ी, टीकड़ा आदि कहा जाता है। देखो अब इंपॉर्टेंट बातें अब चलेगी अपनी, जिनको अपन अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है। अब याद करने वाली चीजें अब आ गई आपकी, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर आभूषणों में। ठीक है। तो एक एक चीज को अपन अच्छे से डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो स्त्रियों के सिर पर बांधे जाने वाले गहने, अगर स्त्री है तो उसके सिर पर क्या क्या बांधा जाएगा, एक तो बोरला, ठीक है, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा। ठीक है। स्त्रियों की जो खोपड़ी है उसके, स्त्रियों की जो सिर है, सॉरी, है ना, स्त्रियों का जो सिर है इसके ऊपर ये ये यहीं पे बोरला बांधा जाता है। ठीक है। बोरला बांधा जाता है, बोरला, है ना, बोरला। ये यहीं पे रखड़ी भी यहीं पे बांधी जाती है, रखड़ी, है ना। शीश फूल, कौन सा फूल, शीश फूल,
है ना, शीश फूल और जो है आपका टीकड़ा, कौन सा, टीकड़ा जो है लगाया जाता है। ये सब क्या है, शीश के आभूषण है। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण, देखो तो कंठ में जो ये कंठ है, और कंठ में कौन कौन से आभूषण है, थमड़ियों, कौन सो, थमड़ियों, थेडियो, कौन सो, थेडियो, थमड़ियों, थेडियो, आड़, आड़ जो है ना लड़कियां पहनती है, इस टाइप की होती है, इस टाइप की, इसमें बहुत सारे वो लगे होते हैं ना गोल्ड के, क्या कहलाती है, आड़, है ना। मुठिया, और क्या है, मुठिया, है ना। झालरा, और क्या है, झालरा, क्या है, झालरा, और ठुसी, ठुसी, ये सब कहाँ पहनते हैं, कंठ में, ये इस जगह वाले एरिया में, इस जगह वाले एरिया में कहाँ पहनते हैं, कंठ में पहनते हैं। क्या क्या पहनते हैं कंठ में, कंठ में क्या क्या पहनते हैं भाई, कंठ में पहनते हैं थमड़ियों, थेडियो, ये कंठ जो होता है ना, ये कंठ यहाँ पे, थमड़ियों, थेडियो, आड़, मुठिया, झालरा और ठुसी। फिर पहनते हैं गले और वक्ष में, गले और वक्ष में धारण किए जाने वाले आभूषण है, कि ये इस वाले रीजन में, ये यहाँ वाले रीजन में, ये इसके नीचे वाले जो रीजन है ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या धारण करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तुलसी, बजट्टी, हालरो, हासली, तुलसी, बजट्टी, हालरो, हासली, तीमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चंपाकली, हंसहार, सरी और कंठी, इतने सारे आभूषण गले के हैं, ये याद करने। तो ह से हालरो, ह से हासली, र से हंसहार, हाकर और हमेल, ये ही है कि 5 नाम याद करो, हालरो, हासली, हमेल, हाकर और हंसहार, ठीक है। चपकली, कौन सी कली, चपकली, कंठमाला याद हो जाएगी कैसे, और कंठ वाला कंठ में नहीं है, गले में है ना, ये ध्यान रखना है, कंठमाला कहाँ है, गले में, कंठ में नहीं है, कंठ से नीचे है। तुलसी की माला अपन पहनते, ये याद रख लेंगे, चंद्रहार याद रह जाएगा, मांदलिया याद रह जाएगा, हमेल, हाकर, हंसहार, हालरो, रांसली, ये याद करने। शरीर, कंठी 2 याद कर लो, और शरीर और कंठी 2 और याद कर लो। इसको किताब में से एक एक आभूषण याद होने चाहिए भाई, है ना। ये आते हैं क्वेश्चन और यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कौन कौन से आभूषण, एक बार और मैं याद कराऊंगा आपको, गले वाले, है ना। गले में कौन से हैं, गले में जो है एक तो तुलसी, बजट्टी, रहस्य अपन ने क्या किया, हालरो, हांसली, हंसहार, हाकर और हमेल, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ी चंपाकली, कंठमाला और चंद्रहार, ठीक है। तीमणिया पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जा चुका है पहले भी, इंपॉर्टेंट है ना। तीमणिया, पोत, सरी और कंठी, कंठी और कंठमाला दोनों कंठ में नहीं, जबकि कहाँ है, गले में, याद करो, कंठी और कंठमाला, कंठमाला दोनों कहाँ है, गले में, कहाँ पे, गले में, कहाँ पे, गले में। जबकि कंठ में कौन कौन सी अपन ने देखा है ना, थमड़ियों, ठेडियो, थामण, है ना, आड़, मुठिया, जारा और ठुसी, क्लियर। थोड़ा टाइम लगेगा पर इनको करते चलो साथ के साथ याद। कानों में पहने जाने वाले आभूषण, देखो कानों में जो पहने जाने वाले आभूषण अभी पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन था, ये पीपल पन्ना पूछा जा रहा है ज्यादातर, है ना। पीपल पन्ना कहाँ पहना जाता है, कानों में। कर्णफूल आपको याद रह जाएगा, कानों में। फूल, झुमका कहाँ पहनते हैं, कानों में। अंगूठिया याद रखो, एक अंगूठिया कहाँ पहनते हैं, कानों में, ठीक है। पीपल पन्ना और अंगूठिया कहाँ पहनते हैं, कानों में। झेला आपको याद रह जाएगा, लटकन रह जाएगी। टूटी कहाँ है, कान में टूटी दबाते ना, जब बच्चा मस्ती करते तो अपन ऐसे कान मरोड़ते ना, टोटी, ऐसे याद कर लेना, है ना। तो कानों में टोटी भी कहाँ पहनी जाएगी, कानों में पहनी जाएगी। झेला, लटकन, अंगूठिया, पीपल पन्ना, ये दोनों याद रखो ज्यादातर। अंगूठिया और पीपल पन्ना ज्यादा याद रखो। कर्णफूल, फूल, झुमका आपको याद है ही सही, ठीक है। अब देखो, अब हाथों में, है ना, कौन सी किस में, हाथों में क्या क्या पहनेंगे अपन, हाथों में पहनेंगे कड़ा, क्या पहनेंगे हाथों में, कड़ा पहनेंगे। कंकण पहन लेंगे, क्या पहन लेंगे, कड़ा और कंकण, क्या क्या पहनेंगे, कड़ा और कंकण। मोकड़ी पूछा गया है, मोकड़ी क्या है, ठीक है। मोकड़ी पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। मोकड़ी कहाँ पहना जाता है, हाथ में। किससे निर्मित होता है, लाख की चूड़ी से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है, लाख की चूड़ी से निर्मित आभूषण कौन सा है, मोकड़ी। कातरिया किससे निर्मित होगा, कांच की चूड़ी से। अब ये कातरिया पूछा जाएगा अगले पेपरों में, ना। कातरिया किससे निर्मित होगा, कांच की चूड़ी से। किससे निर्मित होगा, कांच की चूड़ी से। किससे निर्मित होगा, कांच की चूड़ी से क्या निर्मित होगा, कातरिया। नोगरी कहाँ पहना जाता है, नोगरी अलग है, नेवरी अलग है, ठीक है। तो नोगरी कहाँ पहना जाता है, नोगरी आपके हाथों में पहना जाता है, कड़ों में पहना जाता है, हाथों में।
ठीक है। गजरा, गजरा याद रखना, गजरों में बालों में मत चल जाना। गजरा मोहब्बत वाला, तो ये मोहब्बत वाला नहीं, हाथों वाला है। ठीक है, ये हाथों में जो है गजरा बंधा जाता है। और नौकरी जो है आपका, वो भी कहाँ पहनते हैं, हाथों में। और चाटा कहीं का पड़ता है, हाथ का। ठीक है। गोखरू, गोखरू भी हाथ में पहना जाता है। चूड़ी हाथ में पहनी जाती है। ये सब क्या है, हाथ के आभूषण है। कौन कौन से याद करेंगे, कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी होती है, मोकड़ी कातरी कांच से निर्मित चूड़ी होती है, और नौगरी, चाट, गजरा, गोखरू और चूड़ी। ठीक है, ये साथ के साथ मैंने याद करा दिए, आपको याद रखने हैं इनको, लास्ट तक बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। उंगलियों में पहनी जाती है बीटी, और दामना ही बीटी क्या है, दामना ही क्या है, बीटी है। दामना अंगूठी की तरह होता है, दामन आभूषण उंगलियों में पहना जाता है। हथफान, हाथों में नहीं, उंगलियों में पहना जाता है, नाम से चूकना मत। ठीक है, हथपान और छड़ा दोनों किस में पहने जाएंगे, उंगली में। किस में पहने जाएंगे, उंगली में पहने जाते हैं भाई। किस में पहने जाते हैं, उंगली में पहने जाते हैं। क्या क्या, दामना, बीटी, हथपान और छड़ा। दामना, बीटी, हथपान और छड़ा। दामना, बीटी, हथपान और छड़ा। पाँव में क्या पहना जाता है, कड़ा, जबकि हाथों में भी क्या पहना जाता है, कड़ा। लंगर, लंगर कहाँ पहना जाता है, पैर में। पायल और पायजब पैर में पहनते हैं। घुंघरू अपने को पता है पैर में। नूपुर भी पैर में पहनी जाती है। झांझर पैर में पहनी जाती है। नेवरी पैर में पहनी जाती है, याद रखना भाई। नेवरी कहाँ पहनी जाती है, पैर में। नेवरी कहाँ पहनी जाती है, पैर में, जबकि नौगरी कहाँ पहनी जाती है, हाथ में। ठीक है, तो नेवरी और नौगरी दोनों याद रखने की बातें हैं अपने को। एक एक आभूषण इंपॉर्टेंट, एक एक चीजें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, नाक में नथ, बेसर, बारी, बोगड़ी, काटा, चुन्नी, चौंप, ये सब किस में पहने जाते हैं, नाक में। ठीक है, नाक में क्या पहनते हैं, नथ, बेसर। बेसरी आभूषण पूछा था अभी पिछले पेपरों में, बेसरी के नाम से पूछा था इसको। कहाँ पहनी जाती है, ये जो आपका नाक है ना, इसके दोनों बीच में से लटकी हुई होती है नो बेसर। बारी, बारी मतलब खड्डा करके घुसा देते हैं। बोगड़ी, बोगड़ी, बोगड़ी भी किधर, नाकों में घुसाओ भी, बोगड़ी किधर घुसाओ, नाकों में। कांटा, कांटा भी किधर पहनेंगे, नाक में। चुन्नी और चौंप है ना। और एक होता है चौंप, चौंप पहनते हैं दांत में। ये तो की दांतों, दांतों की, किसकी, दांतों की। और ये क्या है, चौंप, ये होती है नाक की। ठीक है, तो चौंप और चुन्नी तो क्योंकि नाकों की हो गई भाई। भंवर कड़ी, ये सब किस में पहनी जाएगी, नाक में। कमर में जो कंदोरा और करदनी पहनते हैं। दांतों में जो सोले का, आप देखो दांतों के आ गए है ना, दांतों का आ गया भाई, दांतों का आ गया। ठीक है, दांतों में क्या पहनेंगे, एक बार दांतों का, नाकों का वापस दोबारा बता दूंगा। दांतों में जो सोने का पत्थर की जो खोल बनाएंगे, किसकी, सोने के पत्थर की जो खोल बनाकर चढ़ाई जाएगी, उसे कहते हैं रखन। क्या कहते हैं, रखन। और स्त्रियों द्वारा दांतों के बीच में जो सोने की कील घुसवाई जाती है, ठीक है, सोने की कील नुमा जो आभूषण होगा, वो चूंप कहलाती है भाई। स्त्रियों चुप हो जाओ, सोने की कील जड़वा देंगे आपके दांतों में। ठीक है, और इसके जो दांत के ऊपर जो सोने की परत जो चढ़ाई जाएगी पूरे दांत को कवर करके, वो कहलाती है रखन। ठीक है, और कील जो होगी, वो कील क्या कहलाएगी, चोंप, है ना। ठीक है, चोंप। और नाक में क्या पहनी जाएगी, चोंप। चुन्नी और चोंप कहाँ पहनी जाती है, नाक में। कहाँ पहनी जाती है, नाक में। क्लियर, आशा करता हूँ कि एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में देखा होगा आपने, बूढ़े बूढ़े लोग मुर्किया पहनते हैं, है ना। लौंग पहनते हैं, झाले पहनते हैं, छेलकड़ी पहनते हैं, छेलकड़ी पहनते हैं। और भंवरकड़ी कहाँ पहनते हैं, भंवरकड़ी पहनते हैं नाक में। कहाँ पहनते हैं, भंवरकड़ी नाक में पहनते हैं भाई। भंवरकड़ी कहाँ पहनते हैं, नाक में, जबकि छेलकड़ी कहाँ पहनते हैं, कानों में। ठीक है, हाथों में बाजूबंद पहन लेते हैं पुरुष भी आजकल। कड़ा पहन लेते हैं, नरमुख पहन लेते हैं, है ना। अंगुलियों में अंगूठी, बीटियां और मूंदड़ियां पहन लेते हैं। बीटी और अंगूठी और मूंदड़ियां पहन लेते हैं, किधर पहन लेते हैं, अंगुलियों में पुरुष। बाजूबंद, कड़ा और नरमुख कहाँ पहनते हैं, हाथों में। जबकि लौंग और झोले और मुर्कियां और छेलकड़ी कहाँ पहनते हैं, कानों में। ठीक है, तो अपने को याद रखनी है भाई, छेलकड़ी तो पुरुष पहनते हैं, है ना। छेलकड़ी पुरुष कहाँ पहनते हैं, कानों में। जबकि भंवरकड़ी कहाँ पहनते हैं, भंवरकड़ी कहाँ पहनती है स्त्रियां, भंवरकड़ी स्त्री कहाँ पहनती है, नाग में पहनती। कहाँ पहनती है, नाग में। जबकि बेसर, बारी और बोगड़ी कहाँ पहनी जाती है, नाग में। कांटा, चुन्नी, चौप कहाँ पहना जाता है, नाग में, है ना। कमर में गर्दनी और कंदूरा पहना जाता है। कमर में क्या पहना जाता है, गर्दनी और कंदूरा पहना जाता है कमर में। ठीक है, आपको ये सब चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बच्चों में भी जो है आभूषण पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए जाते हैं, बच्चों में भी आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में एक तो पहनाई जाती है हौसुली, कंठ में, है ना। कंठ में, बच्चों के कंठ में क्या बनाते हैं, हौसुली। हौसली लग जाती है तो हौसुली बना देते हैं बच्चों के कंठ में। ठीक है, हाथ और पाँव में कड़े पहना देते हैं, कानों में मोती और लूंग पहना देते हैं। ये तो आपको याद है ही, श्री, है ना।
हाथ पाँव में कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली साकली जिसे घुंघरिया बांधी जाती है जिसे कहते हैं झांझरिया, है ना। पतली सी सांकड़ी बना देते हैं पैरों में जिसे क्या कहते हैं, जिसमें घुंघरिया बांध देते हैं और जिसे क्या कहते हैं, जजरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जजरिया। और इसी जजरिया को पेजनी कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो पैर होते हैं रीढ़ के अंदर, ये जो पैरों में जो पहना देते हैं, इनमें जो घुंघरू लगा देते हैं, इनमें जो घुंघरू लगा देते हैं इनको कहते हैं हम जांजरिया। क्या कहते हैं, जांजरिया। और इन्हीं जांजरिया को पेजनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेजनी। अब आएगा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आएगा क्या, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो अगले पेपर में पूछा जाएगा। राती सीतरी मतलब लाल कपड़ा, इसमें सोने का एक छोटा सा खेरा बुरा, ठीक है, मूंग के आखा, रत चंदन बांध कर तैयार किया जाता है और इसे बच्चों के गले में बांध दिया जाता है। इसे कंठ का श्रृंगार, ये इसे रत्यावड़ी कहते हैं, जिससे क्या नहीं होते हैं, बच्चों के गांठ घूमड़े नहीं होते। रत्यावड़ी क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। रत्यावड़ी क्या है अगले पेपरों में। तो रत्यावड़ी में क्या क्या बांधा जाता है, एक तो सोने का खेरा। क्या क्या बांधते हैं, सोने का खेरा, याद कर लो भाई, है ना। मूंग का आका, किसका आका, मूंग का आखा, ठीक है। और एक क्या बांधते हैं, रत चंदन। क्या बांधते हैं, रत चंदन बांधते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर क्या तैयार की जाती है, रत्यावड़ी, जिससे क्या नहीं होते, बच्चों के गांठ घूमड़े नहीं होते। क्या नहीं होते, गांठ घूमड़े नहीं होते हैं। और बच्चों के जो कान छिदवा कर उसमें सोने या जस्ते की क्या बना देते हैं, कुड़क बना देते हैं। बच्चों के जो कान होते हैं उनको खुदवा के क्या बनाते हैं, कुड़क पहनाते हैं। क्या बनाते हैं, कुड़क। और ये जब गांठ घूमड़े नहीं होते तो इसको क्या कहते हैं, नजरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नजरिया कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चे के जो होते हैं इन्हीं चित्रों में मोती, लूंग, गुदड़ा, मुर्की, बाड़ी आदि आभूषण पहनाते हैं। कहाँ, कान में। कहाँ पहना देते हैं, कान में। ठोस सोने की कुड़क जो है क्या कहलाती है, मुर्की कहलाती है। पुरुषों में भी पहनी जाती है। ठोस जो सोने की जो कुड़की होती है कान में, उसी क्या कहते हैं, मुर्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मुर्की कहते हैं। अब ये एक एक आभूषण जो है फोटो में दे रखे हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं ताकि आपको जो अच्छे से याद वापस रह जाएगी। क्या क्या दे रखे हैं, एक एक फोटो को अपन अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। देखो अपन ने देखा था यहाँ पे ये रागड़ी है, अपन ने देखा ही था पहले भी, है ना। ये देखो ये रागड़ी और यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। इसको इधर करते हैं कलर, अपन थोड़ा सा रेड कर देते हैं ताकि अपने को इसमें दिख जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है, राखड़ी या फिर बोर कहलाता है। कहाँ पे, ये आपके सिर पर है, ठीक है। ये यहाँ पे टीला और शीश फूल दिख रहे होंगे आपको, ये टीला और ये शीश फूल, ये दोनों दिख गए होंगे आपको अच्छे से, ठीक है। लूंग आपको दिखा रखा है, लूंग और कांटो कहाँ पे, नाक में दिख रहे हैं ना। ये बजट्टी आपकी कहाँ दिख रही है, बजट्टी और थमड़ी कंठ में दिख रहे हैं। कुंगाड़ी आपको दिख रही गले में, ठीक है। हालदरो भी किधर दिख रहा है, यहाँ पे वक्ष वाले क्षेत्र में। ये यहाँ पे गले में जो बंधा हुआ है, ये हालदरो, इतना बड़ा हालदरो पहनाते थे पहले के लोग, ठीक है। और ये थमड़ी और बजट्टी आपने देखा ही था, बजट्टी और थमड़ी यहाँ पे है ना, ठीक है। अपन ने पहले ऊपर पढ़ा था सारी सारी चीजें एक एक करके। फिर पैर में देखिए गोलमा, ये गोले जो होता है ये यहाँ पे पहन रहे शायद पैर की उंगलियों के आसपास वाले रीजन में गोले, है ना, ठीक है। छड़ा ये ऐसा होता है, छड़ा ये तोड़ा ऐसा होता है ना, कड़ा ऐसा होता है, आपने देखी रहो। ये सब पैर के जीबी, ये चौफुली, नेवरी, ईरा नामी, आंवला, टणका, कड़ा, ये ऐसे ऐसे डिजाइन होती है। आप एक बार फोटो में आपकी बुक में दिख रहा होगा। बाजू भुजबंद, अणत और टड्डो, ये सब बाजू में पहने जाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे, ठीक है, बाजू दिख रहा है, भुजबंद दिख गया आपको, अणत दिख गई, टड्डा दिख गया, बीटी आपको पता है, उंगलियों में मुंदड़िया, उंगलियों में हथपुल, हाथ की यहाँ कलाइयों की, आप ये हथपुल है यहाँ पे। आंवला और नौगरी भी कलाई में पहनी जाती है और चूड़े भी कलाई में पहने जाते हैं, क्लियर। अब देखते हैं अपन वापस इसको, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको खत्म कर देंगे अभी। राजस्थान में आभूषण का निर्माण बहुत ही समृद्ध संपन्न रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापना के समय यहाँ के संस्थापक ने मनो मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्वता थी, इसका भान इस बात से होता है कि जयपुर के बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा गया। मतलब बाजार में इतना इम्पोर्टेंट रहा है कि इतने आभूषण थे कि बाजार का नाम क्या रखा, जौहरी। यहाँ पर प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान जयपुर अपने आभूषणों रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी जो चांदी के आभूषणों तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आएगा, तारकसी के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा, ठीक है। नाथ द्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, तारकसी के लिए, ठीक है।
तारकशी के लिए प्रसिद्ध है, याद करनी है ना। तारकशी क्या है? धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है। किसके निर्मित होती है? चांदी के आभूषणों में होती है ज़्यादातर, और धातु के जो बारीक तार होते हैं उनसे निर्मित होती है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ में जो थेवा कला है, इसमें जो कांच होता है उसके बीच बीच में सोने का क्या किया जाता है? बारीक काम किया जाता है। ग्लासेस में जो है, ग्लास के अंदर गोल्ड का काम करते हैं कौन? आपके प्रतापगढ़ के सोनी परिवार। और ये अलग ही पहचान है इनकी देश में। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ अपने परिवार के बच्चों को सिखाते हैं, लड़कों को सिखाते हैं, लड़कियों को भी नहीं सिखाते हैं। और ये आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाती है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको एक बार लाइक कर देना भैया, और दोस्तों तक बोल देना भाई उधर जो है ना अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, उधर जाके आप पढ़ सकते हो। क्लियर? ठीक है।